हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लोग यहां पर सी सेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आपका जो है सी सेट 2016 का पेपर चल रहा था, तो यहाँ पर आज आपका जो है पार्ट 3 डिस्कस करेंगे इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए आज आपका 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। सेकंड, देश में मृत्यु दर जन्म दर की तुलना में तेजी से घट रही है। देश में जन्म दर मृत्यु दर की तुलना में तेजी से घट रही है। देश में नियमित रूप से ग्राम नगर प्रवसन हो रहा है। उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा एक सही हो सकता है। पहला निष्कर्ष है, ग्राम नगर प्रवसन के कारण जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। देखिए आप लोग ये देख रहे होंगे ग्राम नगर प्रवसन का और यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर का कोई भी यहाँ पर मैच नहीं है, कोई भी मिलान नहीं है, यानी कि कोई भी पर्याप्त इसके संबंध में आंकड़े नहीं दिए गए हैं। तो पहला वाला कथन तो गलत हो जाएगा। सेकंड कथन आपका दिया गया है कि केवल मृत्यु दर घटने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। देखिए यहाँ ध्यान रखना, मृत्यु दर घटने से जनसंख्या वृद्धि दर तो बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर केवल रीजन दिया हुआ है। केवल का मतलब क्या है कि जो जनसंख्या बढ़ने के पीछे ओनली रीजन क्या है, मृत्यु दर है, मृत्यु दर का घटना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी आपका गलत हो जाएगा। केवल जन्म दर वृद्धि होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है, केवल यहाँ पर भी नहीं आएगा, क्योंकि जन्म दर की वृद्धि होना जनसंख्या वृद्धि का द्योतक केवल जनसंख्या वृद्धि दर नहीं है। इसके पीछे और भी कारण हैं, जैसे घटती हुई मृत्यु दर, ये भी आ जाएगा इसमें। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं, कई सारे फैक्टर हैं। तो यहाँ पर केवल यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो ये वाला कथन भी आपका गलत हो जाएगा। अगला है, मृत्यु दर में जन्म दर की अपेक्षा तेजी से गिरावट होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि मृत्यु दर में क्या है, जन्म दर की अपेक्षा तेजी से गिरावट हो रही है और जनसंख्या वृद्धि दर इस वजह से बढ़ रही है। ये यहाँ पर निष्कर्ष इससे निकल रहा है। देखिए हमेशा याद रखना, कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। केवल शब्द जहाँ पर लग जाता है उसका मतलब क्या होता है, कोई बात कठोरता पूर्वक हम कह रहे हैं, और मतलब ये हो जाता है केवल जो यहाँ पर कंसर्न दिया हुआ है, जो भी यहाँ पर मैटर, जो भी यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है, वही बिंदु इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि यहाँ पर केवल एक बिंदु जिम्मेदार नहीं है। ये बात आप लोग भी जानते हैं। इस वजह से यहाँ पर बी और सी वाले यहाँ पर जो ऑप्शन है वो गलत हो गए हैं। तो यहाँ पर आपका सही वाला होगा डी वाला होगा, तो आंसर है आपका डी। 55वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हम या तो पिकनिक पर जाएंगे या दुर्गम यात्रा पर जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यदि सत्य है तो इस दावे को झुठलाता है। हम पिकनिक पर जाते हैं किंतु दुर्गम यात्रा पर नहीं जाते। पिकनिक और दुर्गम यात्रा जैसी जो गतिविधियां हैं, इनका स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा उत्साहवर्धन किया जाता है। अगला है, हम दुर्गम यात्रा पर जाते हैं और पिकनिक पर नहीं जाते हैं। हम ना तो पिकनिक पर जाते हैं और ना ही दुर्गम यात्रा पर जाते हैं। देखिए यहाँ पर पहला वाला जो कथन यहाँ पर कहा गया है कि हम पिकनिक पर जाते हैं किंतु दुर्गम यात्रा पर नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर जाने का मतलब नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर ये कहा गया है कि एक मतलब फ्यूचर में जाना है, यानी यहाँ पीछे जाएंगे लगा हुआ है कि हम या तो पिकनिक पर जाएंगे, जैसे उनका मान लीजिए एक प्लान है, कोई संडे को जाना है, तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया हम या तो पिकनिक पर जाएंगे या फिर दुर्गम यात्रा पर जाएंगे। तो यहाँ पर पहला वाला कथन तो सत्य हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है हम पिकनिक पर जाते हैं किंतु दुर्गम यात्रा पर नहीं जाते, तो पहला वाला कथन तो आपका ये निकल जाएगा। सेकंड है, पिकनिक और दुर्गम यात्रा जैसी गतिविधियों का जो है यहाँ पर बताया गया है, ये स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा क्या बताया गया है, इसका उत्साहवर्धन किया जाता है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पूरी आपकी जो लाइन दी हुई है, कोर्ट के भीतर लाइन दी हुई है, उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि स्वास्थ्य प्राधिकारी इसका उत्साहवर्धन करते हैं, तो यहाँ बी वाला तो अपने आप ही नहीं होगा। अगला है यहाँ पर, हम दुर्गम यात्रा पर जाते हैं और पिकनिक पर नहीं जाते। देखिए यहाँ पर बात कही गई है, हम या तो पिकनिक पर जाएंगे या दुर्गम यात्रा पर जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आप अगर इसको एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे या तो वो पिकनिक पर जाएगा या फिर कहाँ जाएगा, या फिर वो दुर्गम यात्रा पर जाएगा। तो ये वाला भी कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी ये बात वही हो गई, पहले वाले कथन में जो बात थी वही बात यहाँ पर आ गई है कि या तो हम पिकनिक पर जाते हैं किंतु दुर्गम यात्रा पर नहीं जाते, तो यहाँ पर भी होगा वही हो गया कि हम दुर्गम यात्रा पर जाते हैं और पिकनिक पर नहीं जाते, यानी कि जाने की बात नहीं हो रही है, ये जाएंगे, फ्यूचर में जाएंगे, तो ये सी वाला भी गलत हो जाएगा। हम ना तो पिकनिक पर जाते हैं और ना ही दुर्गम यात्रा पर जाते हैं। हाँ, ये वाला कथन आपका सही निकल रहा है, क्योंकि ये जो बात कही गई है फ्यूचर के लिए कही गई है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आज है, तो आज बैठे डिस्कस कर रहा है कि भाई हम या तो पिकनिक पर जाएंगे या दुर्गम यात्रा पर जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, वो प्रेजेंट में कहीं भी गया नहीं है,
यानी वर्तमान में वो कहीं गया नहीं है, वर्तमान में वो केवल डिस्कस कर रहा है कि भाई हम या तो पिकनिक पर जाएंगे या दुर्गम यात्रा पर जाएंगे। तो हम ना तो पिकनिक पर जाते हैं और ना ही दुर्गम यात्रा पर जाते हैं। तो आपका डी वाला कथन आपका सही हो जाएगा। आंसर है आपका यहाँ पर 55 का डी। 56वां प्रश्न है अब आपका। 50 संकाय सदस्य थे यानी फैकल्टी मेंबर थे, इनमें 30 पुरुष और बाद बाकी 20 यहाँ पर स्त्रियाँ थी। यानी ऑब्वियस सी बात है 50 संकाय हैं, इसमें 30 पुरुष हैं और शेष कितनी स्त्रियाँ होंगी? 20 होंगी। कोई भी पुरुष संकाय सदस्य संगीत नहीं जानता था। यानी यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो 30 पुरुष हैं, टोटल मेल जो 30 दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी जो है म्यूजिक नहीं जानता है, यानी बिल्कुल ये म्यूजिक से अनभिज्ञ हैं। लेकिन अनेक स्त्री संकाय सदस्यों को संगीत की जानकारी दी। यानी कहने का मतलब क्या है, जो फीमेल हैं 20, इनमें से सभी नहीं बल्कि कई सारी यानी मैनी बहुत सारी इसमें से स्त्रियां जो हैं वो संगीत को जानती हैं। उस संस्था के अध्यक्ष ने लॉटरी द्वारा 6 संकाय सदस्यों को चाय पार्टी पर यानी टी पार्टी पर निमंत्रित किया है। पार्टी के समय यह पता चला कि कोई भी सदस्य संगीत नहीं जानता है। निष्कर्ष निकलता है यानी पार्टी के समय इन्होंने एक यहाँ पे लकी ड्रॉ करवाया है इसके अध्यक्ष ने, और यहाँ पर वही होता है म्यूजिक वगैरह कि भाई अब कौन गाना गाएगा, इस तरह से यहाँ पर पार्टी में ये हुआ है। तो वहाँ पर लकी ड्रॉ जब करवाया गया है तो ये पता चला है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर निकल कर आए हैं उनमें से कोई भी म्यूजिक नहीं जानता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? पहला निष्कर्ष दिया हुआ है पार्टी में मात्र पुरुष संकाय सदस्य ही थे, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये बात कही गई है कि अनेक स्त्री संकाय सदस्यों को संगीत की जानकारी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि अनेक का मतलब ये हो गया कि सभी को संगीत की जानकारी थी। हो सकता है कुछ लोग ऐसे, कुछ स्त्रियां ऐसी भी हों जिनको संगीत की जानकारी ना हो। तो यहाँ पर पहला वाला कथन कहना गलत हो जाएगा कि पार्टी में मात्र केवल पुरुष संकाय के सदस्य थे। सेकंड है पार्टी में केवल वही स्त्री संकाय सदस्याएं शामिल थी जो संगीत प्रस्तुत नहीं कर सकती थी। ये भी गलत है क्योंकि पार्टी में सभी को बुलाया गया था, किसी एक को नहीं बुलाया गया था। पार्टी में सम्मिलित संकाय सदस्य पुरुष तथा स्त्री दोनों थे। देखिए यहाँ पर केवल ये बात कह देने से यहाँ पर निष्कर्ष नहीं निकलता है कि पार्टी में सम्मिलित संकाय सदस्य पुरुष और स्त्री दोनों थे। ये बात कहने से यहाँ पर क्या है, निष्कर्ष नहीं निकलता है, क्योंकि हमें ये पूछा गया है कि जो ये कैंडिडेट 6 लोगों का लकी ड्रॉ ये निकाला गया है संगीत के लिए, इनमें से कोई व्यक्ति क्यों नहीं आया म्यूजिक वाला, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ये वाला सी वाला तो कथन इससे मैच ही नहीं कर रहा है। पार्टी के लिंग संयोजन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हम यहाँ पर ये लिंग संयोजन क्या है, क्या वास्तव में वहाँ पर जो लकी ड्रॉ उठाया गया है क्या पुरुष व्यक्तियों ने ही उठाया या फिर महिला व्यक्ति भी इसमें शामिल थी, ये जानकारी यहाँ पर नहीं दी हुई है। तो डी वाला आपका कथन जो है ये ज़्यादा सटीक है। तो 56वें का आंसर होगा आपका डी वाला। 57वां प्रश्न है 5 लोग ए बी सी डी और ई एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। प्रत्येक कुर्सी निकटवर्ती कुर्सियों से सम दूरस्थ है, यानी एक की दूरी, यानी इनकी सबकी 5 कुर्सियों की दूरी बराबर है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये लगभग 4 तरीके से चित्र बनेगा आपका। तो पहले तरीके से जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके आधार पर पहले तरीके से चित्र बना लेते हैं। तो आपकी ये टेबल एक राउंड टेबल है, इसमें आपकी यहाँ पर ऐसे करके ये 1 2 ये आपका तीसरा, ये चौथा और ये आपका 5, ठीक है, ऐसे करके। तो बोला गया है सी जो है आपका किसके, ए के बगल में बैठा है, यानी हम मान लेते हैं सी आपका यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, ठीक है। ए डी से 2 सीट के अंतर पर बैठा है, ए जो है वो डी से 2 सीट के अंतर पर बैठा है। तो यहाँ से 1 सीट का अंतर ये हो गया, दूसरे का ये हो गया, तो यानी हमने मान लिया डी यहाँ पर है, ठीक है, 2 सीट का अंतर हो गया। यहाँ पर बोला गया है बी ए के बगल में नहीं बैठा है, बी जो है वो ए के बगल में यहाँ पर नहीं आएगा, तो बी कहाँ पर आएगा, बी यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर कौन आज भूल जाएगा, यहाँ पर आपका ई आ जाएगा, ठीक है। एक तो आपका ये बन जाएगा चित्र। अब दूसरा चित्र और बन जाएगा। दूसरा चित्र किस तरह से बनेगा वो भी बना लेते हैं, तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे पूरा। ये आपका एक टेबल है, राउंड टेबल है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर 5 सदस्य हैं, ऐसे 3 4 और 5। तो यहाँ पर आपने पहली बार में जो देख लिया कि सी ए के बगल में बैठा है, तो हमने यहाँ पर मान लेते सी अब यहाँ पर कहीं है, ठीक है, सी हमने यहाँ पर कहीं पहुँचा देते हैं। और ये किसके, ए के बगल में बैठा है। ए डी से 2 सीट के अंतर पर बैठा है, यानी ए को हम वही पूर्व अवस्था में यहाँ पे डाल देते हैं कि ए यहाँ से जो है, सॉरी ये यहाँ पर नहीं है, ए यहाँ पर है कहीं, ठीक है। ए 1 2 के अंतर पर बैठा है। बी ए के बगल में नहीं बैठा है, बी जो है ये ए के बगल में नहीं है, बल्कि बी को हमने यहाँ पर कहीं पहुँचा दिया कि बी यहाँ पर है, ठीक है। तो बचा कौन, ई बचा है। एक दूसरा तरीका ये हो गया चित्र का। एक तीसरा प्रकार और बन सकता है इस चित्र का, वो भी बना लेते हैं। आपकी ये टेबल है आपकी, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगले तरीके में कि सी जो है ए के बगल में बैठा है, ये हम फिर से बना लेते हैं, यानी कि ये आपका ए हम मान लेते हैं। पहले जहाँ पर सी लिखा था उस स्थान पर ए लिख लेते हैं और इस स्थान पर सी बना लेते हैं, यानी फिर से रिवर्स कर लेते हैं। जितनी पॉसिबिलिटी बन रही है चित्र की वो सब स्थितियाँ बनाकर चेक कर लेते हैं।
और फिर वही बोला गया ए डी से 2 सीट के अंतर पर है। तो हमने मान लिया जो ए है वो इस साइड से ये यहाँ पर आ रहा है, 2 सीट के अंतर पर है, यानी 1 2 का अंतर यहाँ पर आ रहा है। बी ए के बगल में नहीं है तो बी यहाँ पर आ गया, ठीक है, बी यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर कौन बचा, ई आ जाएगा। अब फिर से यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और बन रही है, चौथे नंबर की चित्र बनने की पॉसिबिलिटी बन रही है इसी इन्फॉर्मेशन से, यानी चौथे प्रकार का चित्र बनने की स्थिति बन रही है, वो भी बना के देख लेते हैं। ये आपका चित्र है और ये आपके 5 कुर्सियाँ हैं, 3 4 और ये 5, ठीक है, 1 बाय 1 करके ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये कोई यहाँ पर मान लेते हैं सी यहाँ पर कहीं है और ए इसके बगल में है, कुछ इस तरह से हो गया चित्र आपका। बोला गया है कि ए डी से 2 सीट के अंतर पर है, यानी ए डी से 2 जो है यहाँ पर ए जो है डी से 2 सीट के अंदर, तो डी यहाँ पर है, तो ये यहाँ से 2 सीट के अंदर पर हो गया 1, तो ठीक है यहाँ पर हो गया। बोला गया है कि बी ए के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि यहाँ पर ई बैठा है और बी यहाँ पर बैठा है। तो यानी कि एक ही चित्र को हमने 4 अलग अलग स्थितियों में बना के देख लिया है, इन्फॉर्मेशन पूरी सही है। तो उपर्युक्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही होना ही चाहिए। डी बी के बगल में बैठा है, देखिए यहाँ पे चेक कीजिए क्या डी के बी के बगल में बैठा है। देखिए पहले वाले चित्र में भी डी जो है, पहली स्थिति में भी डी जो है बी के बगल में आ रहा है, सेकंड स्थिति में भी डी बी के बगल में आ रहा है, थर्ड स्थिति में भी डी जो है बी के बगल में आ रहा है, और फोर्थ में भी आप देख रहे हैं डी जो है बी के बगल में आ रहा है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन तो आपका सही है। सेकंड है ई ए के बगल में बैठा है, चेक कर लीजिए क्या ई ए के बगल में है। पहली स्थिति में भी ई जो है ए के बगल में आ रहा है, सेकंड स्थिति में भी ई जो है ए के बगल में आ रहा है, ठीक है, और आपकी थर्ड स्थिति में भी आप देख रहे हैं ई जो है ए के बगल में आ रहा है, फोर्थ में भी आप देख रहे हैं ई जो है ए के बगल में आ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो 4 स्थितियाँ प्रोबेबिलिटी बन रही थी जितने चित्रों की, वो हमने बना के चेक कर ली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड वाला भी यहाँ पे सही है। डी और सी के बीच 2 सीटों का अंतराल है, यहाँ पे यहाँ कहा गया है कि डी और सी के बीच 2 सीटों का अंतराल है। देखिए यहाँ पर सेकंड थर्ड वाला जो कथन है, यानी डी और सी के बीच 2 सीटों का अंतराल है, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर डी और सी के बीच जो है ये आपका ये वाला जो कथन दिया हुआ है कि डी और सी के बीच 2 सीटों का अंतराल है, ये सही नहीं है। यानी कि आप यहाँ से देखेंगे इस वाले में ये यहाँ पे ये फेल, यहाँ पे कह सकते हैं गलत हो जाता है, यानी सी इसके बिल्कुल एकदम बगल में आ गया है। सी का यहाँ पर हम मान सकते हैं यहाँ पर 2 का अंतर हो गया, 1 या 2 का। सी का आप देख सकते हैं यहाँ पर अंतर हो गया, यानी यहाँ पर सॉरी यहाँ पर अंतर नहीं है सी का, यहाँ पर बगल में ही है, ठीक है। सी का अंतर यहाँ पर हो सकता है आपका 2 का अंतर हो जाए, 1 या 2 का। आप देख रहे हैं जो आपके 2 स्थितियां बनी है, 2 स्थितियों में सी बिल्कुल डी के बराबर में है। तो यहाँ पर ये कहना यहाँ पे गलत हो जाएगा कि ये 2 अंतर है 2 का इसमें, तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर पहला दूसरा कथन सही है, तो आंसर होगा आपका बी, केवल 1 और 2। 58वां प्रश्न है अब आपका, एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब हैं, फोटोग्राफी, नौका विहार, शतरंज, इलेक्ट्रॉनिकी और बागवानी। बागवानी दल हर दूसरे दिन, यानी बागवानी वाला कौन से दिन, हर दूसरे दिन मिल रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकी वाला जो दल है ये हर तीसरे दिन, इलेक्ट्रॉनिकी वाला हर तीसरे दिन मिल रहा है आपका। शतरंज दल हर चौथे दिन मिल रहा है, यहाँ पर ये शतरंज दल जो है हर चौथे दिन मिल रहा है। नौका विहार वाला दल जो है हर 5वें दिन मिल रहा है, ये बताया गया है यहाँ पर। और फोटोग्राफी वाला दल जो है हर 6वें दिन मिल रहा है, ये हर 6वें दिन मिल रहा है। 180 दिनों में वे सभी 5 दल एक ही दिन में कितनी बार एकत्रित हुए हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, यानी जो दल जितने दिन पर मिल रहे हैं उन सबका हम मिलाकर एलसीएम निकाल देंगे। तो निकाल लीजिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ठीक है, ये आपका 2 × 2, ये आपका जो 5 और ये आपका क्या हो गया यहाँ पर 2 × 3। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन सा आ रहा है यहाँ पर। तो एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम बराबर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 × 3 × 5, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका जो एलसीएम हो गया, यानी कि यहाँ पर एलसीएम आपका जो हो गया ये हो गया यहाँ पर, सॉरी 2 की पावर 2, यानी कि ये 2 बार 2 आ रहा है, तो ये हमने 2 की पावर 2 में ले लिया, ठीक है। तो यानी कि हमने मैक्सिमम जिसकी वैल्यू पावर होती है वो ले लेते हैं और बाद बाकी जो बचे हुए हैं वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 का पावर 2 बार आ रहा है वो ले लिया हमने, और बाद बाकी यहाँ पर 3 और 5 ले लिया। तो ये हो गया 4 × 3 × 5, तो ये हो गया आपका, यानी कि ये यहाँ पर आ गया 60। यानी कि अब 180 दिन है आपके, 180 दिनों में नहीं मिल रहा है, यानी कि 180 दिन दिए हुए हैं और हर 60वें दिन ये मिल रहे हैं। 60 का भाग इसमें दे देंगे, कितना आ जाएगा, 60 का भाग इसमें देने पर यह पता चलेगा कि ये जो 5 व्यक्ति हैं ये 3 बार मिलेंगे 180 दिनों में, 3 बार एक ही दिन पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी वाला, 58 का डी। 59वां प्रश्न है अब आपका, एक पेड़ पर मधुरस से परिपूर्ण कुछ फूल हैं और कुछ मधुमक्खियां उन फूलों पर मंडरा रही हैं। यदि एक मधुमक्खी प्रत्येक फूल पर बैठ जाए तो एक मधुमक्खी छूट जाती है। यदि 2 मधुमक्खियां प्रत्येक फूल पर बैठ जाएं तो एक फूल छूट जाता है।
फूलों एवं मधुमक्खियों की संख्या क्रमशः कितनी है। यहाँ पर बोला गया कुछ इस तरह से फूल हैं आपके, ये हम मान लेते हैं, अपने मन से मान लिए हमने, यहाँ पर भी 4 फूल मान लिए, ठीक है। आपकी जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को देख रहे हैं, यानी बोला गया यदि एक एक मधुमक्खी प्रत्येक फूल पर बैठ जाए, यानी कि मधुमक्खी अगर जो बोला गया एक एक मधुमक्खी इन सब पर बैठ जाए तो क्या होता है, तो क्या होता है यहाँ पे यदि एक एक मधुमक्खी जो है प्रत्येक फूल पर बैठ जाए तो एक मधुमक्खी छूट जाती है, यानी कि यहाँ पर एक मधुमक्खी जो है वो रह जाती है, यानी एक फूल खत्म हो जाता है। यानी और ये बोला गया है यदि 2 मधुमक्खियाँ प्रत्येक फूल पर बैठे, यानी मान लीजिए हर फूल पर 2 मधुमक्खी बैठे तो क्या होता है, तो आपका एक फूल यहाँ पे खाली रह जाता है। नहीं, कहने का मतलब क्या है, आपके यहाँ पर 3 फूल हैं, पहला फूल, दूसरा फूल और तीसरा फूल। अब देखिए खुद करके देख लीजिए आप, यहाँ पर 3 फूल हैं, हमारे पास 4 मधुमक्खियाँ, यानी यहाँ पर क्या है 3 फ्लावर हैं आपके, और आपकी जो 4 बी हैं, 4 बी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक एक बैठ गई यहाँ पे 3 फ्लावर पे, तो एक मधुमक्खी जो है आपकी ये छूट गई। अब यहाँ पर 2-2 का हमने बना लिया, पेयर बना लिया, तो क्या करते हैं 2-2 यहाँ पे बिठाई हमने, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका एक फ्लावर छूट गया। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल है, यहाँ पर तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, 59 का सी है, 3 और 4। निम्नलिखित 5 प्रश्नांशों के लिए निर्देश दिए गए हैं, नीचे दी गई सूचना पर विचार कीजिए और इसके बाद आने वाले 5 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। एक दल में यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं, P, Q, R, S और T। दल में एक चिकित्सक, वकील और एक सलाहकार है। P और S अविवाहित विद्यार्थी हैं, यानी हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बताया गया है कि जो P एंड S हैं, पहली बात तो ये स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, यानी अंडर एज हैं, और दूसरी बात ये अनमैरिड भी हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पर अनमैरिड भी लिख लिया है, यानी स्टूडेंट है और अनमैरिड है, P और एंड, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इनका कोई पैसा तो होगा नहीं भाई, ये कोई रोजगार तो करते नहीं होंगे, अभी पढ़ाई कर रहे हैं अभी। T एक पुरुष है, यानी ये बोला गया है T जो है आपका एक मेल है, और आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पर सी सेट में मेल को हमेशा बॉक्स में दर्शाते हैं ताकि हमें याद बना रहे कि ये व्यक्ति मेल है, जिसका विवाह जो है दल के एक सदस्य हुआ है, यानी इसकी शादी दल के ही किसी महिला से हुई है, ये बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है, किससे हुई है पता नहीं है। Q P का भाई है, Q जो व्यक्ति है वो क्या है, ये P का भाई है, यानी Q जो है ये किसका, P का भाई है, यानी कि ये Q जो है इसका ब्रदर है, ये हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है। और वह ना तो चिकित्सक है और ना ही कलाकार है। ऑब्वियस सी बात है, Q जो है ना तो चिकित्सक है ना ही कलाकार है, तो क्या होगा यहाँ पर एक रह गया है, वो क्या रह गया है, यानी कि एक वकील रह गया है। तो Q क्या है यहाँ पर, एक लॉयर है, यानी एक विधिवेत्ता है या फिर कह सकते हैं वकील है। और आगे बचे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये QP का जो है भाई है, और वह ना तो चिकित्सक है और ना ही कलाकार है। R चिकित्सक नहीं है, यानी R जो है महिला वो चिकित्सक नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है लॉयर जो है आपका Q वाला है, तो यहाँ पर ये क्या होगी, R जब चिकित्सक नहीं तो आर्टिस्ट होगी, यानी कलाकार, आर्टिस्ट, ठीक है। T कौन रह गया, T अब यहाँ पर आप देख लीजिए, T जो है आपका एक डॉक्टर होगा, ठीक है, यानी कि ये आपका डॉक्टर है, तो आपका पूरा बन चुका है। चिकित्सक कौन है, तो यहाँ पर T वाला व्यक्ति जो है ये आपका चिकित्सक है, तो 60 में का आंसर होगा यहाँ पर A, यानी कि T वाला व्यक्ति जो है आपका क्या है, ये चिकित्सक है। 61वां है कलाकार कौन है, तो देखिए यहाँ पर R जो है, जो महिला R है ये क्या है, कलाकार है, तो यहाँ 61वें का आंसर होगा यहाँ पर C, यानी R जो है यहाँ पे कलाकार है। R का पति या पत्नी कौन है, तो यहाँ पे हमें पता है T जो है R का पति पत्नी है, तो यहाँ पर 62वें का आंसर होगा यहाँ पर B वाला, देख लीजिए आप, TC तो है संबंधित है, यानी कि हस्बैंड वाइफ ही तो हुए ये, ठीक है, ये लिख दे रहा हूँ हस्बैंड वाइफ है ये, तो ये R का पत्नी कौन है, T है। आगे है यहाँ पर 63वां, वकील कौन है, तो हमें पता है वकील कौन है यहाँ पर, Q जो कि आपका P का भाई है, ये आपका क्या है, वकील है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया यहाँ पर आपका 63 का A, कि भाई P जो है आपका क्या है, सॉरी यहाँ पर Q आंसर होगा ना कि P, Q जो है यहाँ पर ये वकील है। 64वां है, निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से पुरुष है, यानी कि यहाँ पर कहा गया है इनमें से निश्चित रूप से कौन पुरुष है, P, S, Q। देखिए ध्यान देना, यहाँ पर हमें जो P और S हैं इनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई है, इतना बताया गया है कि P और S अविवाहित विद्यार्थी हैं, और P में हमें ये पता है कि ये इसका भाई है। अब ये नहीं कहा गया कि P बहन है इसकी, या P जो है इसका छोटा भाई है या फिर बड़ा भाई है, ये नहीं बोला गया है। इन P और S के बारे में हमें जानकारी पूरी नहीं दी गई है, तो P S को हम यहाँ पर पुरुष के रूप में काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है Q
एक पुरुष है क्योंकि इसका भाई है पी का, तो भाई का मतलब क्या हो गया, ये पुरुष है आपका। तो यहाँ पर आंसर होगा 64 का आपका सी वाला। अब देखिए 65वां प्रश्न है अब आपका। एक ग्राहक द्वारा किसी खास उत्पाद की 19,000 मात्रा का एक क्रय आदेश दिया गया है। कंपनी प्रतिदिन उस उत्पाद की 1,000 मात्रा उत्पादित करती है जिसमें से 5% बिक्री के अनुपयुक्त होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, एक कंपनी जो है उसको 19,000 कोई प्रोडक्ट बनाने हैं, 19,000 का टोटल कितने बनाने हैं, ऐसे टोटल बनाने लिख लेते हैं संख्या, इसको बनाने हैं 19,000। ठीक है, ये इसे ऑर्डर मिला है कंपनी को किसी वस्तु के 19,000 उसको पीस तैयार करने हैं। ठीक है, अब ये क्या करती है कंपनी, यानी कि ये एक दिन में 1,000 पीस तैयार कर रही है। कंपनी जो है एक डे में 1,000 जो पीस हैं, ठीक है, ये तैयार कर रही है। अब दिक्कत इसमें ये है कि यहाँ पर 1,000 में से 1,000 के 1,000 पूरे नहीं निकल रहे हैं, इसमें से 5% पीस जो है वो डिफेक्टेड हैं, यानी कि बाजार के लिए अनुपयुक्त हैं। तो आप 1,000 का 5% निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप निकाल लीजिए, यानी इसका निकाल ही सकते हैं 1,000 का 5%, यानी कि 5 गुणा जो आपका 1,000 यानी 5/100 हो जाएगा ये। ठीक है, इससे ये काटेंगे तो क्या आएगा 50 पीस, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, 1,000 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 950 पीस रह गए यहाँ पर आपके। यानी 50 पीस तो इसके क्या है, डिफेक्ट में निकल जाते हैं कि खराब है ये, यानी कि बाजार में ये नहीं जा सकते हैं। तो आगे जो पूछा गया है ये गया है कि अब टोटल टाइम कितना लगेगा, 19,000 का ऑर्डर पूरा करने में टोटल टाइम कितना लगेगा। तो टोटल टाइम जो आप करेंगे, टोटल टाइम बराबर जो आपका पूरा ऑर्डर है कितने का मिला है, 19,000 का ऑर्डर मिला है, और यहाँ पर ये बना कितना रहा है पर डे आपके बिल्कुल फ्रेश पीस 950 पीस बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसको काट लीजिए, इसको काटने के उपरांत आपको रिजल्ट आ जाएगा 20, यानी कि 20 दिन, यानी कि ये ऑर्डर पूरा करने में ये 20 दिन लेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा 65 का आपका सी वाला। 66वां प्रश्न है अब आपका। 4 मित्रों ए, बी, सी और डी को एक पुल को पार करना है। पुल को एक समय में अधिक से अधिक 2 व्यक्ति पार कर सकते हैं। रात का समय है तथा उनके पास केवल एक लालटेन है। पुल पार करने वालों को रास्ता ढूंढने के लिए लालटेन ले जानी चाहिए। एक साथ चलने वाले 2 व्यक्तियों को धीमे चलने वाले व्यक्ति की चाल से चलना होगा। यानी यहाँ पर ये बोला गया है जो व्यक्ति एक साथ चलेगा तो उसको कंडीशन ये दी हुई है कि वो व्यक्ति धीमा चल रहा है तो तेज चलने वाले व्यक्ति को धीमे चलने वाली व्यक्ति की चाल से यहाँ पर चलना होगा, ये कंडीशन दी हुई है। पुल पार करने के बाद 2 व्यक्तियों में से ज़्यादा तेज चलने वाला व्यक्ति क्या होगा, प्रत्येक बार अपने साथी को पुल पार करवा के लालटेन सहित वापस लौट आएगा और अंत में वो क्या करेगा, अंत में लालटेन को अपने मूल स्थान पर रखना है उसे, तथा लालटेन वापस रखने वाले व्यक्ति को लालटेन के बगैर पुल पार करना है। पुल पार करने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय इस प्रकार है। ए 1 मिनट का समय लेता है, बी जो है 2 मिनट का लेता है, सी 7 मिनट का लेता है और डी 10 मिनट का लेता है। ये यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो देखिए यहाँ पर टाइम बताया गया कि ए कितना लेता है, 1 मिनट का समय लेता है, बी यहाँ पर जो है 2 मिनट का लेता है, ये इन्फॉर्मेशन यहीं पर बॉक्स में कर लेते हैं, और सी जो है 7 मिनट का लेता है और डी जो है यहाँ पर 10 मिनट का लेता है। अब थोड़ा कहानी को हम यहाँ पर डायग्राम से समझ लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक पुल है, ये वाला ये ब्रिज बना हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर एक तरफ आपके ए, बी, सी और डी हैं, ठीक है। एक इनकी यहाँ पर क्या है, एक लालटेन है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि भाई यहाँ पर अकेला सिंगल आदमी जो है ब्रिज पार नहीं कर सकता है, 2 आदमियों को यहाँ पे ब्रिज पार करना है, यानी कि 2 आदमी एक साथ जाएंगे और ये ब्रिज पार करेंगे। उसमें भी कंडीशन ये दी हुई है कि एक आदमी जो होगा वो तेज चलने वाला होगा, ठीक है, और एक आदमी जो होगा धीमा वाला होगा। और जो तेज चलने वाला होगा ऑब्वियसली बात है, यानी रास्ता जब रात को जाएंगे तय करके तो इन्हें लालटेन ले जानी पड़ेगी, ये बात बोली गई है। तो यहाँ पर क्या करेगा, एक जो तेज चलने वाला व्यक्ति है धीमे वाले की चाल से, यानी कि तेज चलने वाला व्यक्ति शुरुआत में क्या करेगा, यहाँ तक जब जाएगा वो धीमे वाले की चाल से जाएगा, फिर वो तेजी से लौट कर आएगा, फिर से दूसरे साथी को लेकर जाएगा और उसी की चाल से फिर वहाँ तक जाएगा, ठीक है, फिर से लौट कर आएगा, तीसरे वाले साथी को ले जाएगा, ठीक है, यहाँ पहुँचाएगा, उसके बाद फिर लौट कर आएगा, यानी फिर यहाँ पर क्या रख देगा, लालटेन को रख देगा, फिर वापस लौट जाएगा। ये बात हमें यहाँ पर कही गई है। अब देखिए बड़ा आसान प्रश्न है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको पहले आइडेंटिफाई ये करना है इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है। सबसे ज़्यादा स्पीड उसी की तो होगी जो सबसे कम समय में पहुँच रहा होगा, यानी ए, यहाँ पर ए की स्पीड सबसे ज़्यादा है। ए जो है आपका 1 मिनट ले रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, ए की स्पीड यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे स्पीड ज़्यादा इसी की है, सबसे ज़्यादा स्पीड आपकी किसकी है, ए की है। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर जो व्यक्ति लालटेन से रास्ता पार करवाएगा वो कौन है, ए है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम कर लेते हैं कि भाई ए ने जो है पहले अटैम्प्ट में, यानी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या किया है,
ए ने जो है बी को रास्ता कवर करवाया है, यानी ए ने जो है बी को करवाया है, तो ऑब्वियस सी बात है बी 2 मिनट समय लेता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ए को जो है बी की चाल से चलना पड़ेगा, यानी इधर से जब पुल पर ये जाएगा बी के साथ तो क्या करेगा, बी की चाल से चलेगा, तो बी की चाल कितनी है, 2 मिनट है, तो यहाँ पर 2 मिनट होंगे लगेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना ये जो है ए रिवर्स भी तो आएगा, यानी ए यहाँ पे पहुंच गया बी को इसने यहाँ पहुंचा दिया, तो क्या करेगा, अब ये फिर से लौट के आएगा, तो यहाँ पर सेकंड जो अटेम्प्ट है इसका, तो क्या करेगा ये ए वापस आ रहा है, ए यहाँ पर वापस आ रहा है, तो वापस आते समय ए की चाल क्या होगी, अब अपनी पूरी स्पीड से दौड़ेगा ये, तो अब यहाँ पर ए अपनी पूरी जो चाल है वो 1 मिनट के हिसाब से दौड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ थोड़ी ना कहा है कि बी वाली जो चाल उसी से चलेगा, तो अपनी फुल स्पीड से चढ़ेगा ये, वापस आएगा। अब देखिए अगली बार में क्या करेगा ये, थर्ड में यहाँ पर अब सी को लेकर जाएगा, ए जो है यहाँ पर आपका किसको लेकर जाएगा, ए जो है सी को लेकर जाएगा। अब देखिए सी की चाल क्या है यहाँ पर 7 मिनट के हिसाब से है, तो यानी कहने का मतलब क्या है, ए को सी के साथ पार करवाने में कितने मिनट लगेंगे, 7 मिनट लगेंगे। ठीक है, ए को जो है सी के साथ पुल पार करवाने में कितने मिनट लगेंगे, 7 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वही फिर से आएगा, वही ए जो है वापस लौट कर आएगा, सी यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से ए जो है वापस आएगा, तो यहाँ पर वही चौथे वाला पैटर्न आ गया। अब क्या ए वापस आ रहा है फिर से, तो ए को कितना समय लग रहा है यहाँ पर, ए को आपका 1 मिनट लग रहा है, यानी ए अपनी चाल से फुल चाल से आएगा, 1 मिनट लगेगा यहाँ पर। अब बचा कौन यहाँ पर, अब यहाँ पर आपका बचा है आपका जो सी यहाँ पर आपका क्रॉस कर गया रास्ता, डी वाला बचा है। अब 5वें वाले अटेम्प्ट में क्या करेगा ये, ए यहाँ पर फिर से अब डी को लेकर जाएगा। ठीक है, अब डी की स्पीड क्या है, डी चल रहा है बहुत स्लो, 10 मिनट के हिसाब से चल रहा है, तो ये 10 मिनट लेगा, यानी कि ए को भी 10 मिनट ही लगेंगे, उसी की चाल से इसको चलना है। तो 5वें अटेम्प्ट में आप देख रहे हैं कि ए जो है यहाँ पर क्या किया, इसको इसने रास्ता पार करवा दिया। ठीक है, अब अगला क्या है, यहाँ पर ए फिर से रिटर्न लौट कर आ रहा है, तो यहाँ पर 6वें अटेम्प्ट में क्या कर रहा है ए फिर से, यानी कि डी को भी पहुंचा दिया यहाँ पे, फिर से लौट कर आ रहा है, तो कितना समय लगेगा यहाँ पर, 1 मिनट लगेगा, क्योंकि अब लालटेन रखने आया है ये। भाई ए जो है अब क्या रखने आया है, यहाँ पर ये लालटेन को रखने आया, तीनों लोग पहुंच गए, अब लालटेन को ये रखने आया है, तो यहाँ पर ए को कितना समय लगा, 1 मिनट का समय लगा। ठीक है, अब देखिए ए ने यहाँ पे लालटेन रख दी, अब ए बिना लालटेन के फिर से दौड़ कर जाएगा यहाँ पर, तो ये 7वां अटेम्प्ट हो गया इसका या नहीं हो गया, यानी ए फिर से दौड़ कर जाएगा। भाई ए ने लालटेन यहाँ पे छोड़ दी, तो अब यहाँ पे फिर से दौड़ कर जाएगा, तो ए को फिर से 1 मिनट लगेगा, तो यहाँ पर ए को लग रहा कितना टाइम लगा, 1 मिनट का फिर से लगा। अब आपको करना क्या है, सिंपली जितने ये अटेम्प्ट हुए हैं और इनमें जितना टाइम लगा इन सबको जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 7 और 3 10, 11, 11 और 10 21, 22 23, यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर 23 मिनट लगे हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या कोई 23 मिनट है, हाँ है, तो यहाँ पर 66 का आंसर होगा ए वाला। इस तरह के प्रश्नों के लिए सबसे बड़ी बात यह है आपको बहुत धैर्यपूर्वक प्रश्न को पढ़ना है। धैर्यपूर्वक प्रश्न को पढ़ने के बाद एक सिंपल डायग्राम से पहले अपनी चीज़ों को अपने माइंड में बिठाना है कि भाई क्या पूछा गया है, कैसे हमें करना है, बहुत आसान तरीके से। हालांकि इसमें भी आपको 3 से 4 मिनट बड़े आराम से लग जाएंगे, कितना जल्दी आप कर लें, जल्दी भी करेंगे तो भी आपको 3 से 4 मिनट बड़े आराम से लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपको हड़बड़ाना नहीं है, प्रश्न आपको सही करके आना है। 67वां प्रश्न है अब आपका, एक कक्षा पूर्वाह्न 11 बजे प्रारंभ होती है और अपराह्न 2:27 बजे समाप्त होती है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कोई जो क्लास है आपकी 11 AM पर स्टार्ट हो रही है और ख़त्म कब हो रही है, यहाँ पर 2:27 पर। ठीक है, PM पे ये खत्म हो रही है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो देखिए यहाँ से लेकर 11 से लेकर 2:27 का टाइम हम निकाल सकते हैं इजीली। कितना हो गया, आप निकाल लीजिए पहले टाइम। 11 AM से आपका जो है पहले 2 तक का निकाल लीजिए, कितना समय लगा यहाँ पर, ये मिनट में आप निकाल लीजिए। तो मिनट में आपको यहाँ पर समय लगेगा, यानी ये 3 घंटे हो गए, 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 2 और 12 से 2 3 घंटे, यानी कि यहाँ पर 3 आवर हो गए ये। अब 3 आवर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए किसमें, मिनट में, तो 3 × 60 कितना हो गया, ये आपके हो गए यानी 180 मिनट, और ऊपर से 27 मिनट और हैं ये वाले, तो कितना हो गया ये 27। तो यहाँ पर आप इन सबको जोड़ देंगे तो आपको प्राप्त होंगे यहाँ पर कितना, ये 7, ये 10 और ये आपका 207। यानी कि जो आपका 11 से लेकर, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो आपका 11 से लेकर, यहाँ पर मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 11:00 से लेकर आपके जो 2:27 तक का जो मिनट में टाइम है कितना आ रहा है, 207 मिनट आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इस अंतराल में 4 समान अवधि के पीरियड होते हैं, यानी कहा गया है कि यहाँ पर जो ये 207 मिनट का टाइम है इसमें 4 समान अवधि के पीरियड होते हैं, यानी P1 P2 P3, ठीक है, और ये P4, 4 समान अवधि के पीरियड हो रहे हैं यहाँ पर।
प्रत्येक पीरियड के बाद छात्रों को 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। प्रत्येक पीरियड की ठीक ठीक अवधि कितनी है, यानी कहने का मतलब क्या है, हर पहले पीरियड के बाद 5 मिनट का जो है रेस्ट दिया जाता है। 5 मिनट का क्या है, यहाँ पर रेस्ट है बच्चों के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी थोड़ा लॉजिक से समझने की बात है। थोड़ा सा अपने देखिए ये सब चीज़ें क्या है, अपनी रियल लाइफ से जोड़ने का प्रयास किया कीजिए, तो चीज़ें थोड़ी और आसान हो जाएंगी। मान लेते हैं किसी स्कूल में 4 पीरियड लगते हैं, यानी बच्चों की जो पढ़ाई होती है 4 पीरियड लगते हैं। लंच यानी कि आपको जो रेस्ट दिया जाता है कब दिया जाता है, एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में दिया जाएगा, ना कि अंतिम पीरियड के बाद। अंतिम पीरियड के बाद तो ऑब्वियसली बात है छुट्टी हो जाएगी, आप घर पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही पैटर्न है, यानी कि रेस्ट कितना मिला है यहाँ पर, चार पीरियड के मध्य आपको रेस्ट कितना मिला, आपको रेस्ट जो मिला है वो मिला है 15 मिनट का, यानी आपका रेस्ट कितना रहा है, यहाँ पर रेस्ट रहा है टोटल 15 मिनट का। समझ गए होंगे यहाँ तक, यानी कि भाई 4 पीरियड है, तो 4 पीरियड में ऑब्वियस सी बात है पहले पीरियड से पहले 5 मिनट का तो मिलेगा ही रेस्ट, पहले पीरियड के बाद ही तो मिलेगा। पहले पीरियड के बाद 5 मिनट का रेस्ट हमें दे दिया गया, उसके बाद दूसरे पीरियड के बाद 5 मिनट का मिलेगा, तीसरे के बाद 5 मिनट का मिल गया, चौथे के बाद देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि चौथे के बाद तो ऑब्वियसली बात है छुट्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें 3 तो रेस्ट मिल गए 5-5 मिनट के, तो कितना हो गया 15 मिनट ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये 15 मिनट का जो रेस्ट है इसको इसमें से घटा देंगे, किसमें से 207 मिनट में से। तो आपने 207 मिनट में से ये 15 मिनट का जब रेस्ट घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 192, 192। अब टोटल पीरियड आपके कितने हैं, पीरियड आपके जो है 4 पीरियड हैं, तो 192 का भाग आप दे दीजिए, यानी 192 में अब आप 4 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 48। यानी कहने का मतलब क्या है, जो पीरियड्स हैं आपके चारों ये आपके 48 मिनट के होंगे, 48 मिनट के होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 48 मिनट का प्रत्येक पीरियड होगा। तो यहाँ पर यही पूछा गया है, तो आंसर है यहाँ पर आपका 67 का ए वाला 48 मिनट। तो यहाँ पर देखिए कितना सिंपल प्रश्न है, कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, बस हम जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको आसानी से लिखते गए हैं, उसको समझते गए हैं और यहाँ पर हमने आसानी से निकाल लिया है। 68वां प्रश्न है अब आपका, पात्र ए में 30 ग्राम शर्करा 180 मिलीलीटर जल में मिलाया गया है, पात्र बी में 40 ग्राम शर्करा को 280 मिलीलीटर जल में मिलाया गया है, और पात्र सी में 20 ग्राम शर्करा को 100 मिलीलीटर जल में मिलाया गया है। पात्र बी का विलयन कैसा है, पात्र बी का विलयन कैसा है। तो सबसे पहले जो विभिन्न पात्र दिए हुए हैं हमें, यानी कौन कौन से ए बी सी जो पात्र हमें दिए गए हैं, इनमें हम जो शुगर है यानी कि शर्करा जो मिलाई गई है तो उसका परसेंटेज देख लेते हैं कि पात्र में शुगर का परसेंटेज कितना कितना है, वो हम पहले देख लेते हैं। तो शुगर की जो परसेंटेज में मात्रा है वो हम निकाल लेते हैं। तो ए में बोला गया है, ए में मात्रा कितनी है पहले लिख लेते हैं। ए में जो शुगर की मात्रा मिलाई गई है वो हम लिख लेते हैं, कितनी मिलाई गई है 180 ml जो है पानी है, 180 ml जल है, इसमें 30% मिलाई गई है। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया 30/180, 30 ग्राम शर्करा है, 180 ml पानी है, इंटू 100, क्योंकि इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो अब आप जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16.66%। सेम इसी तरह से आपको बी का भी निकालना है, बी का प्रतिशत निकाल लीजिए। ठीक है, बी कितने में मिलाया गया है आपका 40 ग्राम शर्करा यानी कि 280 ग्राम में, तो 40/280, ठीक है, इंटू 100, यानी हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपका ये वाला जो आ जाएगा ये आ जाएगा 14.28%। सी का भी आप निकाल लीजिए, सी को भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पर सी का कितना है 20 ग्राम आपकी शर्करा है आपकी, और कितने मिलाई गई है 100 ml में मिलाई गई है। तो ये कितना हो गया आपका, ये 100 से 100 कट गया, ये हो गया आपका 20%। यानी कि आप देख पा रहे हैं जो बी वाला विलयन होगा वो क्या होगा, वो कम मीठा होगा। सबसे ज़्यादा मीठा किसका होगा, सबसे ज़्यादा मीठा जो विलयन होगा जिसमें भाई शुगर की मात्रा ज़्यादा होगी वही तो विलयन सबसे ज़्यादा मीठा होगा। तो सी का विलयन जो सबसे ज़्यादा मीठा होगा और बी का जो है सबसे ज़्यादा कम होगा। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, सी के विलयन से अधिक मीठा यानी बी का विलयन कैसा होगा, सी के विलयन से अधिक मीठा, गलत नहीं। ए के विलयन से अधिक मीठा, क्या ए के विलयन से बी वाला विलयन ज़्यादा मीठा है, नहीं, ए का विलयन ज़्यादा मीठा है। यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरह से बन जाएगा सी, उसके बाद क्या आ जाएगा ए, और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर बी। यानी कि आप समझ गए होंगे सी सबसे ज़्यादा मीठा है, उससे कम ए है, उससे कम बी है। तो ए के विलयन से अधिक मीठा है बी का, नहीं, ये भी नहीं है। सी के विलयन के समान मीठा है, समान मीठा कहाँ है ये भी नहीं है। सी के विलयन से कम मीठा है, हाँ ये वाला है। तो यहाँ पर आंसर होगा 68 का आपका डी वाला। 69वां प्रश्न है अब आपका, धर्मार्थ दान में किसी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी उतने रुपए देता है जितनी उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है।
केवल एक विद्यार्थी के 2 रुपये अतिरिक्त देने पर कुल रुपये 441 एकत्र हुए। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर कितने कितने देता है, जितने विद्यार्थी हैं उतने ही यहाँ पर रुपए दिए जाते हैं। केवल एक विद्यार्थी ने इसमें 2 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं और ये फाइनल टोटल कितना बन रहा है? 443 रुपये का बन रहा है। नहीं, टोटल आपका जो बन रहा है इसका बताया गया है कितना दिया गया है? 443 दिया गया है। अब यहाँ पर एक विद्यार्थी ने क्या है, यानी एक स्टूडेंट ने 2 रुपये अतिरिक्त डाल दिए हैं, यानी एक स्टूडेंट ने यहाँ पर 2 रुपये यहाँ पर जो है ये एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे। 443 माइनस 2, यानी अब कितना रह गया? 441 रह गया। अब देख लीजिए, हम यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, किससे ये पूरा पूरा कट रहा है? तो यहाँ पर 12 से कट रहा है, ये नहीं कटेगा। यानी आप भाग दे के देख लीजिए, 441 क्या 12 से कटेगा? नहीं कटेगा ये, ठीक है, पूरा पूरा नहीं कटेगा। 21 से कट जाएगा। यानी आप देखेंगे 441 का जो वर्गमूल होता है वो 21 होता है, तो 21 से पूरा पूरा 21 टाइम कट जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, कक्षा में आपके 21 विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने अपने जितने विद्यार्थी उतने उतने पैसे डाले हैं। एक विद्यार्थी जो है उसने 23 रुपये डाले थे, इस वजह से ये 447 हो गया था। तो यहाँ पर आंसर होगा यहाँ पर आपका बी वाला। 70वां प्रश्न है अब आपका। बोला गया है अनीता की गणित परीक्षा में 70 प्रश्न समान अंकों के थे, जिनमें 10 अंक गणित के, 30 बीजगणित के और 30 जो थे ज्यामिति के थे। यद्यपि उसने अंक गणित के 70%, बीजगणित के 40% और ज्यामिति के 60% प्रश्नों का सही उत्तर दिया, वह परीक्षा में सफल नहीं हुई क्योंकि उसके अंक 60% से कम थे। उसने कितने और प्रश्नों के सही उत्तर दिए होते जिससे कि उसे 60% का पास प्राप्तांक मिल गया होता? यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर 70 क्वेश्चन हैं और ये सब समान अंक हैं इनके, यानी इन सब के 70 क्वेश्चनों के समान अंक हैं। यानी हम मान लेते हैं सब ये प्रश्न जो हैं आपके एक एक अंक के हैं, यानी कि सब ये जो है सिंगल सिंगल मार्क के हैं। ठीक है, ये यहाँ तक समझ गए होंगे। हमारे लिए जो क्वालिफाई करने का यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है, कंडीशन रखी गई है, वो बताया गया है आप उत्तीर्ण कितने पे होंगे। जब आप परीक्षा में 60% से ज़्यादा नंबर लाएंगे तो उत्तीर्ण होने के लिए आपको 60% नंबर लाने हैं। किसका 60%? 70 क्वेश्चन का 60% आप निकाल लीजिए। 70 का 60% आप निकालेंगे तो क्या होगा? 70 गुणा 60 अपॉन 100। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर आपके 42 क्वेश्चन पूरे सही हो जाएंगे तो आप उत्तीर्ण माने जाएंगे, और 42 से कम है तो आप, यानी कि 42 से ऊपर है तो आप पास हो जाएंगे, और 42 से अगर कम रहते हैं, 42 से कम जो भी रहते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। ये कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। अब चलिए यहाँ पर जो बाद बाकी इन्फॉर्मेशन है, बोला गया है इनमें से 10 अंक गणित के प्रश्न थे, यानी कि 10 क्वेश्चन जो थे आपके किसके थे? अंक के थे। हम अंक केवल लिख दे रहे हैं, अंक गणित समझ जाएंगे आप, ठीक है। और इसमें से भी अंक गणित में से भी बोला गया है। और 30 क्वेश्चन किसके थे? 30 क्वेश्चन आपके जो थे ये बीज के थे, यानी बीज गणित के, और 30 क्वेश्चन भी यहाँ पर किसके थे? ये आपके थे आपके ज्यामिति के। क्या लिख दे रहे हैं हम केवल, ठीक है, आप समझ जाएंगे। यहाँ आगे है, यद्यपि उसने अंक गणित के 70%, 10 क्वेश्चन का 70% क्या होगा? 10 का 70% होगा 7 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर इसने 7 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन 7 आ गया। 30 क्वेश्चनों का यहाँ पे बोला गया है कि भाई इसने बीज गणित के जो है अंक गणित के 70%, बीज गणित के 40%, यानी 30 का 40% आप निकाल लीजिए। बीज गणित के 30 है, इसके 40% क्या होंगे? तो आपके 12 क्वेश्चन हो गए। नहीं, इसने जो है यहाँ पर 12 क्वेश्चन किए हैं किसके? बीज गणित के, तो ये आपके 12 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पर 12, 30 क्वेश्चन ज्यामिति के, और ज्यामिति के बताइए 60% प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, तो 40 का 60% आप निकाल लीजिए, सॉरी 30 का 60% आप निकाल लीजिए, 40 में बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर निकल आया, कितना आया? यानी कि ये 18, यानी ज्यामिति के इसने कितने क्वेश्चन सही किए? 18 क्वेश्चन सही किए। तो यहाँ पर आप इन सबको जब जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? 18 और 12 30, यानी 37। कहने का मतलब क्या है, ये पास है या फेल है? ये फेल है, ये आपका फेल है। पूछा गया है कि उसने कितने और प्रश्नों के सही उत्तर दिए होते जिससे कि उसे 60% का पास प्राप्तांक मिल गया होता। तो हमें प्राप्तांक, यानी हमें हमारी जो पासिंग का जो क्राइटेरिया रखा गया है, उत्तीर्णांक रखा गया है, उत्तीर्ण होने का क्राइटेरिया बताया गया है, वो 42 प्रश्न बताया गया है। हमने 37 प्रश्न ये हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अगर हम 5 प्रश्न और कर लेते तो हमारे 42 हो जाते और हम पास हो जाते। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बी, यानी यदि उसने जो है 5 प्रश्नों का सही उत्तर और दे दिया होता तो क्या होता? तो वो 60% के पास प्राप्तांक पर उसे पास हो गया होता। तो यहाँ पर 70वें का आंसर होगा आपका बी वाला।
71वां प्रश्न है अब आपका। एक कक्षा में 18 लड़के बहुत लंबे हैं। यदि ये लड़के लड़कों की कुल संख्या के कितने 3/4 हैं और लड़कों की जो क्लास में पूरी संख्या है, तो ये छात्रों की स्टूडेंट है, इनकी कुल संख्या की कितनी है 2/3 है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है। बहुत सिंपल प्रश्न है। हम 1 बाय 1 करके यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है वो हम लिखते जाते हैं। यानी हमें बताया गया है कि क्लास में कितने लड़के लंबे हैं, टॉल बॉय कितने हैं आपके, तो ये आपके 18 हैं। ये बात हमें यहाँ पर गिवन है, दी गई है। और जो 18 लंबे लड़के हैं, जो जितनी लड़कों की टोटल संख्या है उसके कितने हैं, ये 3/4 हैं। यानी कि जो जितनी आपकी यहाँ पे लड़कों की टोटल संख्या है क्लास में, बॉयज़ हैं, उनकी ये संख्या कितनी है, उनकी संख्या के हिसाब से ये 3/4 हैं टॉल बॉय। तो यहाँ पर 3/4 इक्वल टू 18। यानी कहने का मतलब क्या है, ये 3 से ये कट गया यहाँ पे 6 बार, ये 4 यहाँ पर चला गया, इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया। तो ये बॉयज़ कितने हो गए यहाँ पर बॉयज़ की हमें संख्या पता चल गई कि बॉयज़ कितने हैं यहाँ पर जो है ये 24 है। ठीक है, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हमारे पास ये बताया गया था कि 18 लंबे लड़के हैं और ये जो है लड़के, जो क्लास में टोटल लड़के हैं, उनके ये 3/4 हैं। तो हमने यहाँ उस इन्फॉर्मेशन से ये इतनी संख्या ज्ञात कर ली कि टोटल लड़के कितने हैं। तो क्लास में जो टोटल बॉयज़ हैं वो आपके 24 हैं। ठीक है, ये टोटल बॉयज़ हमें पता चल गए कितने हैं, 24 हैं। अब आगे जो बात कही गई है वो कही गई है लड़कों की संख्या। अब देखिए यहाँ से अलग लाइन स्टार्ट हो जाएगी। लड़कों की संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या की 2/3 है। यानी जो क्लास में टोटल स्टूडेंट हैं उनमें से ये जो बॉय हैं वो कितने हैं, 2/3 हैं। यानी कि यहाँ पर जो टोटल हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उनमें से टोटल स्टूडेंट जो भी हमारे सामने हैं उनमें से आपके ये बॉयज़ कितने हैं, 2/3 हैं। 2/3 इक्वल टू 24। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट आपके कितने आ गए, टोटल स्टूडेंट 2/3 24। यहाँ पर आपका इससे ये 12 बार कट गया, कितना आया, टोटल स्टूडेंट आपके कितने आ गए, यहाँ पर आपके ये आ गए 36। यानी हमें पता चल गया टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 36 हैं। अब हमें यहाँ पर गर्ल्स निकालनी है। तो गर्ल्स बराबर क्या होगा, यानी आपको जो बॉयज़ हैं यहाँ पर, बॉयज़ कितने हैं यहाँ पर 24 हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 36 से यहाँ पर टोटल संख्या है, इसमें 24 को घटा देंगे और घटाने के उपरांत आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। यानी कक्षा में आपकी 12 गर्ल्स हैं, 12 यहाँ पर लड़कियाँ हैं। बहुत सिंपल प्रश्न था ये वाला। तो यहाँ पर आंसर होगा 71 का यहाँ पर बी वाला। 72वां प्रश्न है आपका। किसी कंपनी के सभी कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन रुपए 5,000 था। पुरुष एवं महिला कर्मचारियों को प्रदत्त मासिक औसत वेतन क्रम से 5200 तथा 4200 था। कंपनी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है। देखिए यहाँ पर इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ये एलिगेशन एक मेथड होता है, उसके जरिए सॉल्व किए जाते हैं। अगर आपने एलिगेशन मेथड नहीं पढ़ा है तो मे बी आपको जो है यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप इसको सर्च करेंगे कि एलिगेशन मेथड क्या है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आपने ऐसे कोई एक अभ्यर्थी ने कमेंट किया था कि सर आप प्रॉपर वे में क्यों नहीं चला रहे हैं मैथ की क्लासें। देखिए भाई, आपका चैनल जो है वो यूपीएससी का चैनल है। अगर हम मैथ पर लग जाएंगे तो यूपीएससी का इतना कंटेंट है वो कंटेंट कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैथ हमारे लिए क्या एक ऑप्शन में है। यानी एक सी सेट कि हमें 27 प्रश्न ही तो हल करने हैं भाई, 80 प्रश्नों में से हमें 27 क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर हमें 2-4 अगर मैथ के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, बाकी पैसेज के सॉल्व कर दिए, तो हमारा निकल जाएगा। तो हमारे लिए मैथ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर की फैक्टर नहीं है कि मैथ हमें करना ही करना है। तो इस वजह से हम यहाँ पे मैथ की कोई प्रॉपर क्लास नहीं चलाएंगे। आप लोग क्या है बाहर से जो है और भी यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैथ का जो है हल्का फुल्का देख सकते हैं। और मे बी 10th तक तो सबने मैथ पढ़ा है, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो एलिगेशन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, ये आपकी प्योर वैल्यू आती है, इसमें आपकी बिल्कुल शुद्ध वैल्यू रखी जाती है। यहाँ भी प्योर रहती है, यहाँ भी आपकी प्योर रहती है। बीच में इनका यहाँ पर आता है मिक्सचर, यानी इनका जो मिश्रण जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है, ये मिक्स वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ऐसे करके। और बाद बाकी ये जो वैल्यू है बाद में इसको ये यहाँ पे पहुँच जाती है, ये वाली वैल्यू, यानी जो भी आपकी कैलकुलेशन करने के बाद, और ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पहुँच जाती है। ऐसे करके आपको जो बाद में आपको फाइनल एक रिजल्ट मिल आता है। तो ये आपका एलिगेशन मेथड होता है। तो यहाँ पर इसी मेथड से किया जाएगा। यहाँ बताया गया है कि पुरुष और महिला कर्मचारियों को प्रदत्त मासिक औसत वेतन क्रम से कितना है, यानी मेल का बताया गया है यहाँ पर कितना है, 5200 है आपका। फीमेल का कितना है यहाँ पर, फीमेल का यहाँ पर है आपका 4200। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बोला गया किसी कंपनी के सभी कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन कितना है, 5,000 रुपये।
यानी कि ये एवरेज वेतन यहाँ पे दिया हुआ है, ये 5,000 ये बताया गया है। इनका औसत वेतन जो है ये 5,000 है, ये बोला गया है। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको। तो देखिए जब आप इसको हल करेंगे, यानी आप ये देखेंगे यहाँ पर मेल में से इसको जब घटाएंगे, यानी मेल का डिफरेंस कितना निकल रहा है, मेल का डिफरेंस यहाँ पर आप पाएंगे ये आपका निकल रहा है 200 का, यहाँ पे निकल रहा है डिफरेंस। ये वाला डिफरेंस जो आ रहा है आपका कितना आ रहा है, 200 का आ रहा है। और ये कितना आ रहा है, यानी कि 5,000 के औसत से फीमेल का डिफरेंस कितने का आ रहा है, फीमेल का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है आपका 800 का आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, आप देख चुके हैं। अब देखिए इनका अनुपात निकाल लेते हैं, 800 और 200 का हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो 800-200 का जब आप अनुपात निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 4:1। ये यहाँ पर आपको ये 4:1 प्राप्त हो गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 4 आपके मेल हैं, यानी कि आपकी ये 4 तो मेल हैं और 1 जो है आपकी फीमेल है, यही अनुपात है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर मेल और फीमेल की संख्या कितनी होगी आपकी, यहाँ पे मेल प्लस फीमेल की जो संख्या इससे हमें ज्ञात हुई है, ठीक है, वो ये ज्ञात हुई है 4 + 1 यानी कि 5। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मेल और फीमेल मिला के कितने हैं, 5 व्यक्ति हैं, ये हमें ज्ञात हो गया। अब हमें पूछा गया है कंपनी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है, यानी कि जो मेल वर्कर हैं उनकी परसेंटेज पूछी गई है। मेल वर्कर की हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है, ध्यान देना, मेल वर्कर की परसेंटेज निकालनी है, तो निकाल लीजिए। यानी कि आपके कितने हैं यहाँ पर, यानी कि मेल वर्कर, मेल का मतलब क्या है, मेल कितने हैं आपके, 4 हैं आपके। ठीक है, टोटल कितने हैं, 5 हैं, तो आपके 4 मेल हैं, टोटल आपके कितने हैं, 5 हैं। और इनटू इसका 100 कर दीजिए आप, क्योंकि परसेंटेज हमें निकालना है यहाँ पर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा 80%। यानी कहने का मतलब क्या है, कंपनी में 80% जो है पुरुष कर्मचारी कार्यरत हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा 72 का आपका बी वाला, 80%। 73वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या तो ए और बी की एक बराबर आयु है या ए बी से बड़ा है। तो ध्यान देना यहाँ पर, या तो ए और बी की आयु बराबर है या फिर ए क्या है, बी से बड़ा है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था जब इस तरह की बात कही होती है तो क्या लगता है साइन, ए इक्वल्स टू एंड ग्रेटर, सॉरी ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। कहने का मतलब क्या है, या तो ए बी के बराबर हो सकता है, साइन का मतलब ये है, या फिर ए जो है इससे बी से बड़ा है, यानी कि यहाँ पर ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ठीक है, या तो सी और डी की एक बराबर आयु है या फिर डी जो है सी से बड़ा है। सेम यही कंडीशन यहाँ आ जाएगी, या तो डी और सी जो है बराबर है, यानी कि डी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू सी, यानी या तो डी बड़ा हो सकता है या फिर डी जो है और सी की वैल्यू बराबर हो सकती है। अगली जो कंडीशन दी हुई है कि बी सी से बड़ा है, यानी कि जो बी है ये किससे बड़ा है आपका, ये सी से बड़ा है। अब इनको एक पूरा एक लाइन में लिख लेते हैं, फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या क्या हो गया आपका, यानी कुछ इस तरह से बन गया आपका ये वाला, यानी कि ए ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पर क्या है बी। ठीक है, यहाँ पर बी जो है ग्रेटर देन किससे है, सी, और सी जो है आपका ये किससे है, लेस देन और इक्वल टू डी। यही तो बन गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर लेते हैं, उपर्युक्त कथनों से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ए बी से बड़ा है, देखिए यहाँ पर कंडीशन दी हुई है या तो ए और बी एक बराबर आयु के हैं या ए बी से बड़ा है। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि ए बी से बड़ा है, हो सकता है बराबर आयु के भी हो, पहला वाला कथन तो गलत हो जाएगा। बी और डी एक बराबर आयु के हैं, देखिए बी और डी एक बराबर आयु के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा गिवन नहीं है, तो यहाँ पर ये बी वाला कथन भी गलत हो जाएगा। डी सी से बड़ा है, यानी यहाँ कहा गया है डी जो है वो सी से बड़ा है, तो यहाँ पर डी और सी में भी वही कंडीशन लगी हुई जो आपके पहले वाले में लगी थी, या तो सी और डी एक बराबर एज के हैं या फिर डी सी से बड़ा है, यानी जरूरी नहीं है डी बड़ा ही हो सकता है समान एज के भी हैं, तो यहाँ पे सी वाला कथन भी गलत हो जाएगा। हाँ, ए जो डी वाला कथन है वो सही है कि ए जो है वो सी से बड़ा है, यानी आप देखेंगे ए सी से बड़ा है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका यहाँ पर डी वाला। अब अगला प्रश्न है अब आपका, देखिए ये प्रश्न भी थोड़ा आपका जटिल प्रश्न है, इसके लिए भी आपको ध्यानपूर्वक आपको ये पूरा सॉल्व करना है, वरना अगर आप जरा सा भी यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी भटक गए तो आप प्रश्न से बिल्कुल भूल जाएंगे, प्रश्न का जो कैलकुलेशन है वो निकाल ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे डायग्राम से ही होगा ये वाला, क्रॉस टिक पजल की तरह ही होगा ये। आगे आने वाले 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश निम्नलिखित सूचना पर विचार करते हुए आगे दिए गए 3 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। 6 बक्से हैं आपके, ए बी सी डी ई और एफ।
इनको 6 विभिन्न रंगों यानी बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी से रंगा गया है। तो यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन दी गई है और उन्हें बाएं से दाएं की ओर क्रम में रखा गया है। आवश्यक नहीं है कि ये इसी क्रम में के रंगों में रखे गए हों या फिर इस रंग के हों, यानी कि अलग अलग रंग के हैं, लेकिन हाँ ये लेफ्ट टू राइट बताई गई है कि लेफ्ट टू राइट ये इस तरह से रखे गए हैं। इनमें से हो सकता है ए पहले हो या ए बाद में हो, बी पहले हो या बाद में हो, या इनका कलर आगे पीछे हो, ये यहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6 बॉक्स बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हम जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है साथ के साथ उसको लेके चलते हैं। यहाँ पर हमने एक दूसरा बॉक्स बन गया आपका, ठीक है, तीसरा बॉक्स आपका ये बन गया, चौथा बन गया आपका यहाँ पर, पांचवा बन गया आपका यहाँ पर, और ये आपका छठवां बॉक्स बन गया। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी हमारे पास 6 बॉक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये बात आपने समझ ली। अब आगे जो बोला गया है वो लिखते जाइए। प्रत्येक बॉक्स में 6 खेल कौन कौन से, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल और वॉलीबॉल की गेंदों में से कोई एक गेंद रखी गई है। यानी हमें नहीं पता है कौन सी में वॉलीबॉल की गेंद है, कौन सी में कौन सी गेंद रखी गई है, हमें नहीं पता है, यानी कि आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो, हमें यहाँ फाइंड करना है कौन से बॉक्स में कौन सी गेंद रखी है। बोली गई है यहाँ पर गोल्फ की गेंद बैंगनी बक्स में है और वह डी बक्स में नहीं है। देखिए जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको साइड से हम लिखते जाते हैं ताकि जिसका हम बाद में यूज कर सकें। यानी कि हमें ये बताया गया है कि जो गोल्फ की बॉल है, ठीक है, वो किस में है, बैंगनी बक्स में है। बैंगनी का मतलब वायलेट, ठीक है, वायलेट में है, वायलेट बॉक्स में है ये, ठीक है, हम वायलेट केवल लिख दे रहे हैं, वायलेट में है। और यहाँ आगे बोला गया है ये इसमें नहीं है और डी बॉक्स में नहीं है, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ये डी वाले बॉक्स में नहीं है। यहाँ पे हम इसके क्रॉस लगा दे रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये गोल्फ वाली जो है ये वायलेट में तो है, यानी कि इसके बक्से का रंग वायलेट तो है, लेकिन ये नहीं है कि भाई डी वाले बक्से में हो, ठीक है। यहाँ तक हमने ये लिख लिया है साथ के साथ। बक्स ए का जिसमें टेनिस बॉल है, यानी कि ए में क्या है, टेनिस बॉल है, रंग नारंगी है और ये दाईं ओर से अंत में रखा है, यानी कि यहां पर बोला गया है कि ये दाईं ओर के अंत में रखा गया है। चूंकि हमें अरेंजमेंट बक्सों की बताई गई थी, कैसे क्रम में है ये, लेफ्ट टू राइट, यानी कि यहां पर बाएं से दाएं की अरेंजमेंट यहां बताई गई थी, यानी कि ये बक्से कैसे बाएं से दाएं में रखे गए हैं, यानी कि ये लेफ्ट टू राइट। और यहां पर हमें इन्फॉर्मेशन ये गिवन है, यहां पर दिया गया कि बक्स ए जिसमें टेनिस बॉल है, इसका रंग नारंगी है और ये दाईं ओर के अंत में रखा गया है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये बक्स दाईं ओर का अंत क्या है, आपका राइट साइड का अंत आपका यही तो होगा, ये वाला। तो यहाँ पर ये बॉक्स आपका ए वाला है। इसमें जो जानकारी हमें दी हुई है वो दी हुई है, इसका रंग क्या है, इसका रंग ऑरेंज है, यानी कि नारंगी है। शायद अंग्रेजी तो आती होगी, रंगों के नाम तो आते होंगे अंग्रेजी में। इसका रंग क्या है, ऑरेंज है। इसमें कौन सी गेंद रखी है, इसमें टेनिस बॉल रखी है, ये लिख लेते हैं, इसमें टेनिस की बॉल रखी है, हम यहाँ पर केवल टेनिस लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा एक बॉक्स हमने फिल कर लिया। आगे बढ़ते हैं। हॉकी की गेंद ना तो बक्स डी में है और ना ही बक्स ई में है। देखिए समझने वाली बात है कि जो हॉकी वाली बॉल है, यानी कि यहाँ पर हॉकी वाली बॉल हम शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन लिख ले रहे हैं कि हॉकी वाली जो बॉल है ये ना तो क्रॉस लगा दे रहे हैं, ना तो आपके बी में है, ना तो बक्स डी में है और ना ही ई में है, यानी कि ना तो ये डी में है और ना ही आपकी ई में है। यहाँ हमने साइड में लिख ली इन्फॉर्मेशन ताकि हम बाद में इसका यूज कर सकें। बक्स सी का जिसमें क्रिकेट की गेंद है, रंग हरा है, यानी कि जो सी वाला जो आपका बॉक्स है, ठीक है, जिसमें क्या है, इसमें क्रिकेट की गेंद है, क्रिकेट है इसमें, क्रिकेट, और कलर कैसा है इसका, ग्रीन है। ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी हुई है, यानी सी जो बॉक्स है आपका, ये इसमें क्रिकेट की बॉल है और इसका रंग कैसा है, हरा है। हॉकी के गेंद वाला बक्स ना तो नीले रंग से रंगा है, यानी हॉकी के गेंद वाला बॉक्स जो है, यानी कि यहाँ पर हम हॉकी का लिख लेते हैं, हॉकी वाला जो बॉक्स है, हाँ ये हॉकी यहाँ लिखा हुआ है, हॉकी वाले को इसी के आगे लिख लेते हैं। हॉकी के गेंद वाला जो बक्स है ना तो नीले रंग से रंगा है और ना ही पीले रंग से रंगा है, यानी हॉकी के रंग वाला जो है ये ना तो ब्लू है ये और ना ही क्या है, येलो है। ये देखिए हम इसलिए लिखते जाते हैं ताकि आसानी हो जाए, ना तो ये ब्लू है और ना ही ये येलो है। समझ गए होंगे, हॉकी वाला यहाँ तक बोला गया, हॉकी की गेंद वाला बक्स ना तो नीले रंग से रंगा है और ना ही ये पीले रंग से रंगा है, ठीक है, ये बोला गया है। बक्स सी
दाईं ओर से 5वें स्थान पर है। ध्यान देना, बक्स सी जो है दाईं ओर से 5वां स्थान, यानी लेफ्ट टू राइट, यानी ये इसका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, तो राइट से ये दाएं से 5वें स्थान पर है, यानी 1 2 3 4 5, यानी बक्स सी आपका जो है यहां पर है। ठीक है, बक्स सी दाईं ओर से 5वें स्थान पर है और बताया गया है बक्स बी के बगल में है। ठीक है, यानी कि यहां पर कहने का मतलब ये है कि ये दाईं ओर से 5वें स्थान पर है। तो सी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो लिख लेते हैं। सी में किसकी गेंद है? क्रिकेट की बॉल रखी हुई है। सी में आपकी जो है क्रिकेट की बॉल रखी हुई है और इसका रंग क्या है? ग्रीन है। ठीक है, ये हमने इंफॉर्मेशन जो दी हुई थी वो लिख ली है सी की। बोला गया है बक्स जो है ये बी के बगल में है और बी में क्या है? वॉलीबॉल है। देखिए यहां पर हम ये यहां पर कर लेते हैं। देखिए अंग्रेजी के हिसाब से बक्स बी जो है इसके बिल्कुल बाद का बताया गया है, ये वाला बताया गया है। अंग्रेजी वाला पैराग्राफ देखेंगे उसमें ये बताया गया है, यानी आप बगल के हिसाब से आप ये भी लगा सकते हैं। देखिए अंग्रेजी वाली जो लाइन पढ़ेंगे आप उससे समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे वाला है ये। तो बक्स बी इसके बगल वाला ये वाला बॉक्स है आपका और इसका बोला गया है कि बक्स बी में क्या है? वॉलीबॉल है, यानी कि बक्स बी में कौन सी गेंद रखी है? इसमें जो गेंद है वो वॉलीबॉल रखी है। हम ये भी लिखते जाते हैं, वॉलीबॉल जो है वो आप इसमें रखी है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब बोला गया है हॉकी की गेंद वाला बक्स गोल्फ की गेंद वाले और वॉलीबॉल के वाले बक्सों के बीच में है। यानी कि हॉकी की जो गेंद वाला बक्सा है, हॉकी की जो गेंद वाला बक्स है वो गोल्फ की गेंद और वॉलीबॉल के वाले बक्सों के बीच में है। तो देखिए एक तरफ वॉलीबॉल वाली जो बक्सा आ गया और एक तरफ क्या आ गया आपका? गोल्फ की गेंद वाला। गोल्फ की गेंद वाला बक्सा कौन सा होगा? ये वाला होगा, यानी ये गोल्फ की गेंद का बक्सा है। तो इन दो के बीच में क्या आ गई आपकी? बताई गई है हॉकी की बॉल, यानी ये वाला बक्सा जो है आपका हॉकी वाला है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपका। यानी हॉकी की गेंद वाला बक्स गोल्फ की गेंद वाले और वॉलीबॉल के वाले बक्सों के बीच में है। यहां तक हमारी इन्फॉर्मेशन जो गिवन थी वो हमने यहां पर ड्रॉ कर ली है। अब चलिए अब ये बाद बाकी स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं उनको हम हटा लेते हैं कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उनको हम साइड में निकालते जाते हैं। यहां पर बताया गया कि सी क्रिकेट ग्रीन वाला है, ये हो गया, इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई है। ठीक है, हॉकी वाली बताई गई है कि हॉकी जो है ना तो डी में है ना ही ई में है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास खाली बक्स कितने रह गए हैं? 3 बक्स रह गए हैं। खाली बक्स हमारे पास कौन कौन से रह गए? 3 रह गए हैं। 1 2 3 खाली रह गए हैं और हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हॉकी जो है ना तो डी वाले बक्से में है और ना ही ई में है, यानी डी ई में नहीं है। तो यहां पर अब कौन सा होगा? यानी डी ई में हॉकी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हॉकी वाला एफ में होगा। भाई हॉकी जो है डी ई में तो होगा नहीं, डी ई जो बक्सा है इसमें तो हॉकी है नहीं, इसमें तो हॉकी है ही नहीं। और यहां पर हमारे ए बी सी पहले से अरेंज हो चुके हैं, ए बी सी पहले से फिल हो चुके हैं। तो यहां पर कौन सा बचा? यहां पर हॉकी वाला जो है एफ बचा है, एफ वाला बक्सा जो है हॉकी का है। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमारे पास बचे कौन कौन से हैं? हमारे पास बचे हैं आपके डी और ई बॉक्स बचे हैं, हमारे पास डी और ई बॉक्स बचे हैं। और यहां पर यह भी हमारे सामने क्लियर हो गया है कि जो हॉकी वाला जो बक्सा है यहां पर बोला गया है इसका जो कलर है वो देखिए पहले ऊपर वाला देख लेते हैं कि गोल्फ जो है, गोल्फ वाली जो है इसका कलर क्या है? वायोलेट है, यानी वायलेट का मतलब बैगनी है, यानी गोल्फ का जो कलर क्या है आपका? वायलेट है। यहां पे लिख लेते हैं इसका कलर क्या है? वायोलेट है। वायलेट का मतलब आप जानते होंगे बैगनी। ठीक है, अब देखिए ध्यान देना, फिर से ध्यान देना, गोल्फ जो है इसका कलर वायलेट है बक्से का और ये डी वाला बक्सा नहीं है। हमारे पास अब कौन से बक्से बचे हैं? यहाँ पे 2 अंक हमारे कौन कौन से बचे हैं? 2 लेटर कौन कौन से बचे हैं? डी और बी ई बचे हैं। तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि गोल्फ वाला जो बक्सा है ये डी वाला बक्सा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है ये ई वाला बक्सा होगा। ठीक है, बचा हुआ बक्सा कौन सा है आपका? आपका बचा हुआ बक्सा जो है वो डी वाला है। ठीक है, यहां तक इंफॉर्मेशन आपकी जो गिवन है आपने ड्रॉ कर ली है। अब ध्यान देना, हॉकी का बताया गया था यहाँ पर, यानी कि हॉकी के बारे में जो बोला गया था, हॉकी की गेंद वाला बक्स ना तो नीले रंग से रंगा है और ना ही पीले रंग से रंगा है। अब देखिए यहाँ पर हॉकी वाला ब्लू या येलो, हमें नहीं पता किस रंग से रंगा है। ब्लू और येलो से तो नहीं रंगा है ये वाला, ये हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है कि ये ब्लू और येलो से नहीं रंगा है। तो ये किससे रंगा होगा? भाई ये ब्लू येलो से हॉकी वाला नहीं रंगा है। और हमने कौन कौन से कलर यूज कर लिए हैं? ग्रीन, वायलेट, ऑरेंज यूज कर लिए हैं। ब्लू और येलो इसको यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका एक आसमानी रंग जिसको इंडिगो कहते हैं, आसमानी को अंग्रेजी में इंडिगो कहते हैं,
आपको पता होना चाहिए, इसको इंडिगो कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हॉकी के बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, हॉकी वाला ब्लू येलो नहीं है, बाद बाकी 3 बॉक्सों के रंग हमारे पास सामने खुल चुके हैं। तो हॉकी वाली का रंग जो होगा वो इंडिगो होगा, यानी कि आसमानी होगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। यानी हॉकी वाले बक्से का रंग क्या होगा, इंडिगो, यानी कि आसमानी होगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए हमारे पास कलर कौन कौन से बचे हैं। अब देखिए यहां पर ये तो फिल हो गए। अब डी वाले के लिए अंतिम एक हमारा जो 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 गेम बचा है उसकी गेंद कौन सी बची है, डी वाला आपका बचा है फुटबॉल, यानी हमारे पास फुटबॉल गेम बचा है। फुटबॉल यहाँ पे रह गया, बाद बाकी सारे फिल हो गए 5। यहां पर डी में क्या है, फुटबॉल की गेंद है। अब देखिए ध्यान देना आप, यहां पर आपने सारे कलर फिल कर लिए, सारे कलर के बारे में पूरी जानकारी दे दी, लेकिन यहां पर जो 2 कलर हैं आपके, ब्लू और येलो, इनके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी है कि ये ब्लू येलो क्या डी में है या ब्लू येलो या बी में है। तो हम ये मान के चलते हैं हो सकता है ब्लू या येलो इसमें हो सकता है, डी में हो सकता है, या फिर ये ब्लू या येलो जो है ये बी में भी हो सकता है, क्योंकि इनके बारे में आगे हमें इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो समझने वाली बात है, हो सकता है डी वाला ब्लू हो सकता है बी वाला येलो हो या बी वाला ब्लू हो। तो हमने इस तरह से यहाँ पे लिख लिया ब्लू या येलो, कोई एक रंग का ही हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में आगे जानकारी नहीं दी गई है। यानी जितनी जानकारी दी गई थी उसके हिसाब से सटीक हमने डायग्राम यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब चलिए प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करते हैं। 74वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन से बक्से में गोल्फ की गेंद है, FED। तो गोल्फ वाली गेंद कौन से में है, गोल्फ वाली गेंद आपकी जो है ये आपकी ई वाले बक्से में है। तो 74 का आंसर होगा यहाँ पर आपका बी वाला, यानी कि ये ई वाले बक्से में है। 75, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, डी पीले रंग से रंगा है, F आसमानी रंग से रंगा है, B नीले रंग से रंगा है। तो डी एफ बी के रंग देख लेते हैं। देखिए यहां पर डी का बोला गया है, डी का हमें पता ही नहीं है कि ब्लू है या येलो है, तो डी का तो हम पता ही नहीं कर सकते हैं कि कौन से रंग से है, पता ही नहीं है, क्योंकि डी के बारे में जानकारी नहीं दी हुई है। तो पहला ऑप्शन तो निकल गया। अगला ऑप्शन है F आसमानी रंग से रंगा है। हाँ, F जो है इंडिगो कलर से है, यानी कि ये इंडिगो का मतलब होता है आसमानी। तो F जो है आसमानी रंग से रंगा है। ठीक है, तो यहां पर बी वाला सही है। बी नीले रंग से रंगा है, तो देखिए बी के बारे में भी हमें जानकारी पर्याप्त नहीं है, बी ब्लू हो सकता है या येलो हो सकता है, तो बी की भी जानकारी नहीं है। तो यहां पर आपका ऑप्शन होगा 75 का यहां पर बी वाला। 76वां प्रश्न है, फुटबॉल किस रंग के बक्से में है, पीला, आसमानी या आंकड़े अपर्याप्त होने के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो देखिए फुटबॉल आपके डी वाले बक्से में रखा गया है। अब डी वाले बक्से का कलर हम यहाँ पे पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डी और बी के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 76 का सी वाला, कि आंकड़े अपर्याप्त होने के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब देखिए समझने वाली बात यह है, आपका ये प्रश्न पूरा एक लाइन अंडरलाइन करके चले हैं, एक इन्फॉर्मेशन लिखकर चले हैं, तब ये सॉल्व हो पाया है। यानी कि अगर एग्जाम में आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पे 4 से 5 मिनट बड़े आराम से लग जाएंगे, और जरा सा भी इसमें भटक गए तो आप मान लो आपके 4 से 5 मिनट बेकार चले जाएंगे, और आप ये 3 जो दिए हुए हैं प्रश्न, इनमें से एक भी प्रश्न अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है पेशेंस रखना है, हड़बड़ाना नहीं है आपको। वहाँ पर कितनी भाषा दी हुई है, इतनी लैंग्वेज दी हुई है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल भी डरना नहीं है। जैसे हम यहाँ पर पॉइंट टू द पॉइंट लिखते गए, वैसे ही आपको वहाँ पर ये सॉल्व करना है, वैसे ही वहाँ पर ये अटेम्प्ट करना है। यानी ये आपका डर बिल्कुल आपके अंदर से निकल जाना चाहिए। मैं बार बार ये बात इसलिए कहता हूँ कि आप अपने पास कॉपी क्यों रखा कीजिए, कॉपी इसलिए रखा कीजिए, आप भी तो बनाकर देखिए, क्या पता सर जो बना रहे हैं गलत बना रहे हैं, या हम जो बना रहे हैं या हम वो गलत बना रहे हैं। अपने पास लिख कर चलिए, यानी पूरी तरह से वीडियो पे डिपेंड नहीं रहिए, अपनी एक पेन पेपर आप अपने पास रखा कीजिए। जब भी आप ये वीडियो देखें तो जो यहाँ पे प्रश्न आ रहे हैं उन सबको अपने पेपर पर लिखा कीजिए कि ये सर ने यहाँ पर बताया है, तो हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं क्या वो निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तो ये आपको करना ही करना है। 77वां प्रश्न है अब आपका, 2 संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% तथा 28% कम है। संख्या y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है। बहुत सिंपल प्रश्न है, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको हम पहले लिख लेते हैं। x, y, z ये 3 संख्याएं दी हुई हैं। हम मान लेते हैं कि z जो है 100 है, ठीक है, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है इसमें आसानी हो जाए। तो पहली कंडीशन दी हुई है कि 2 संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 28%, यानी x जो है z से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। तो आप इसका अगर 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, और 100 में से 20 घटाने पे यहाँ पे x कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, यानी x 80 है। इसी तरह से यहाँ पर y जो है इससे 28% कम है, तो y जब यहाँ पर 100 का 28% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 72 आ जाएगा।
यानी कहने का मतलब क्या है कि x आपका 80 है और ये आपका कितना है, ये यहाँ पर 72 हो गया। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया कि संख्या बाई संख्या x से कितने परसेंट है। यहाँ पर जो संख्या, यहाँ पर ये जो है, ये आप देख रहे हैं बाई और x का डिफरेंस कितना है, 8 का डिफरेंस है। बाई और x का डिफरेंस कितना है, 8 का है। और ये पूछा गया कि बाई संख्या x से कितने कम है, तो यहाँ पर कर लीजिए 8 अपॉन x कितनी है आपकी 80 है, और ये आपका हो गया 100। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, यानी इसको यहाँ पर आप हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10%। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो बाई है ये संख्या x से 10% कम है। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर आंसर होगा 77 का आपका बी वाला। 78वां प्रश्न है अब आपका। स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच प्रत्येक स्टेशन से 6 बजे सुबह चलने वाली दैनिक रेलगाड़ी आरंभ की जानी है और यह यात्रा 42 घंटों में पूरी की जानी है। कितनी संख्या में रेलगाड़ियां चलानी होंगी जिससे कि शटल सेवा जारी रहे। यानी कि यहाँ पर आपके 2 स्टेशन है इस तरह से, एक ये है और आपका एक बी है। ठीक है, ये स्टेशन यहाँ बताए गए हैं ए और बी। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई होगी। बोला गया है कि इन दोनों स्टेशनों से, यानी कि ए से भी, यहाँ ए से भी और बी से भी कितने कितने बजे, यानी कि सुबह के समय यहाँ से भी और यहाँ से भी 6 बजे मॉर्निंग में, ठीक है, ट्रेनें चलती हैं। यहाँ से भी 6 पे चलती है एक ट्रेन, ये बात हमें बताई गई है। और ये पूरा जो रूट है, ठीक है, कितना टाइम लेती हैं ये, यहाँ से लेकर ये रूट है पूरा, ये 48 आवर का रूट, सॉरी 42 आवर का रूट है, 42 घंटे का ये रूट है। यानी कि एक ट्रेन एक तरफ से कितना 42 घंटे का टाइम लेती है। ऑब्वियस सी बात है, एक दिन पूरा लग गया और दूसरा दिन भी लगभग पूरा पूरा लग गया, उसमें मात्र कितने घंटे शेष रह गए हैं, 6 घंटे रह गए हैं शेष। समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नोटिस करें कि फर्स्ट डे यानी पहले दिन, जो आपका पहला दिन है, इसमें हमें कितनी रेलगाड़ी चलानी पड़ी है दोनों तरफ से। फर्स्ट डे 2 रेलगाड़ियाँ चली हैं आपकी, एक इस साइड से आ रही है और एक इस साइड से आ रही है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये सेम डे तो वापस हो नहीं सकती, 42 घंटे का इनका रूट है, सेम डे तो हो नहीं सकती। सेकंड डे हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड डे हमें 2 ट्रेन और चलानी पड़ेंगी। ठीक है, और तब तक ये जाकर जो है सेकंड डे ये वापस आ पाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमें टोटल 4 रेलगाड़ियां चलानी पड़ेंगी ताकि हमारी जो शटल सेवा है ये जारी रहे, ये बंद ना हो पाए। तो यहाँ पर आंसर होगा 78 का आपका सी वाला। देखिए, इस तरह के प्रश्नों में कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाकर थोड़ा सा लॉजिकली समझिए, समझ में आ जाएगा। 79वां प्रश्न है अब आपका। टिन का एक टुकड़ा आयत की आकृति में है, यानी ये कोई टिन का टुकड़ा है इस तरह का, और ये आपका आयत की आकृति में है, ये बताया गया है, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर है। इसका उपयोग कर एक बंद घन निर्मित किया जाता है। यानी इसका उपयोग करके एक हमें घन निर्मित करना है। यानी घन की तो पता ही होगा आपका, पूरा एक जो क्यूब पासे नुमा घन जो है वो तैयार करना है। घन की भुजा की लंबाई क्या होगी, यानी कि ये जो शीट दी हुई है हमें, ये एक आयत की आकृति की एक शीट दी हुई है, और इस शीट का प्रयोग करके हमें क्या करना है, एक घन बनाना है। ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो सबसे पहले जो आपकी ये शीट दी गई है टिन की, इस शीट का आप क्या निकाल लीजिए, यहाँ पर एरिया निकाल लीजिए। इस शीट का जो एरिया होगा वो कितना हो गया, एरिया बराबर क्या होता है, L इंटू बी होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, 12 गुणा 8 आपका यहाँ पर आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया यहाँ तक। अब आप सभी लोग जानते हैं जो घन है, घन का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 6a²। मेंसुरेशन का सवाल है ये, और मेंसुरेशन में आपने पढ़ा होगा। सरफेस एरिया आप इसका देखें कितना होगा, 6a² होता है फॉर्मूला। तो 6a² बराबर कितना हो गया आपका, ये हो गया 96। 6a² बराबर 96। कर लीजिए आप इसको सॉल्व, 6 से इसको काटेंगे तो कितना हो गया, ये 16 हो गया। यानी a² बराबर कितना हो गया, 16। और जब आप इसका जो है वर्गमूल निकालेंगे तो a बराबर आपको आ जाएगा 4। यानी कि ये आपका जो हो जाएगा आपका आंसर। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो घन की एक भुजा की लंबाई होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 79 का सी। यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है हमने, यहाँ पर सिंपली फॉर्मूला रख दिया है और
ठीक है, क्योंकि हमने पूरी सीट का इस्तेमाल किसके लिए किया है, पूरी सीट का इस्तेमाल हमने एक घन बनाने के लिए किया है। तो घन के सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है 6a² होता है। तो हमने 6a² बराबर क्या है, पूरी सीट से बनाया गया है, तो 6a² बराबर 96। तो हमें यहाँ पर इसकी एक भुजा की लंबाई पता चल गई, घन की एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। आंसर है यहाँ पर सी वाला। 80वां प्रश्न है अब आपका। एक प्रश्न पत्र में 5 प्रश्नों पर प्रयास किए जाने हैं और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 2 विकल्प हैं, सही या गलत। यह दिया गया है कि किन्हीं भी 2 परीक्षार्थियों ने 5 प्रश्नों के उत्तर एक समान अनुक्रम में नहीं दिए हैं। यानी यहाँ पे बताया गया किन्हीं 2 भी विद्यार्थियों ने 5 प्रश्नों के उत्तर एक समान अनुक्रम में नहीं दिए हैं। अगर मान लीजिए ऐसा होने के लिए परीक्षार्थियों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, जबकि कोई 2 यहाँ पर जो है समान अनुक्रम में उत्तर दे दें। तो देखिए ये एक प्रायिकता का प्रश्न है, प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितने आपके प्रश्न हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5। ठीक है, यहाँ बोला गया है प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने विकल्प दिए गए हैं, 2 विकल्प। इसके लिए भी 2, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर अगर आप ये देखें कि इन 5 प्रश्नों के लिए जो विभिन्न रूप से प्रयास किए गए हैं, तो इनके तरीकों की अगर कुल संख्या देखें तो क्या करेंगे आप, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको जो भी प्रयासों के तरीके हैं उनकी कुल संख्या आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर कुल संख्या कितनी आएगी, 2 की पावर 5 यानी कि 32। यानी कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर मतलब ये है कि ये 32 तरीके से यहाँ पर प्रयास किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी यानी 32। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।